Good morning, 10th standard GT Shet Vidyalay English medium. Very warmful welcome again in video lecture series. ओके स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ। हमारी हिंदी की मैडम वंदना जी कुछ कामों में बिज़ी है, इसलिए वो अपना वीडियो लेक्चर नहीं बना सकती। तो मैं आपको हिंदी में एक दो लेसन पढ़ाऊँगी। तो आज हम हिंदी विषय की शुरुआत करते हैं। वैसे 9th स्टैंडर्ड में आप मुझसे हिंदी पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको परिचय है हिंदी में मेरा, और हम भी आपसे परिचित हैं और आप भी हमसे परिचित हैं। इसलिए आज हम लेसन नंबर 8, उसका शीर्षक है सुधा मूर्ति। वो संकलित एक ये पाठ है, ये गद्य रचना संकलित है, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो आप बहुत कंफर्ट होंगे मेरे साथ। मैं आशा रखती हूँ कि आपको मेरा ये हिंदी वीडियो लेक्चर भी बहुत पसंद आएगा। ओके गाइस, हमने आपको याद होगा 9th स्टैंडर्ड में गुजराती में एक लेसन पढ़ा था, गुजराती विषय में 100 टचનું સોનું, જેના લેખિકા હતા સુધા મૂર્તિ। આજે એ જ સુધા મૂર્તિ जो वो लेखिका थी 100 टचना सोना पाठनी, उसी सुधा मूर्ति जी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे इस पाठ के माध्यम से। शायद आप कौन बनेगा करोड़पति देखते हो तो पिछले सीज़न में अमिताभ बच्चन जी ने सुधा मूर्ति जी को विशेष अतिथि के रूप में कौन बनेगा करोड़पति में बुलाया था, और सुधा मूर्ति जी ने उस विशेष प्रोग्राम में अपने फाउंडेशन के बारे में बात की थी। किस तरह से उन्होंने देवदासियों के सामाजिक उत्थान के लिए कार्य किया और किस तरह से उसका फाउंडेशन बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, स्त्रियों के लिए काम करता है, वो सभी जानकारी उन्होंने स्वयं अपने मुख से दी थी। बहुत ही टैलेंटेड भारतीय सन्नारी है सुधा मूर्ति। आजकल की हमारी जो युवा जनरेशन है उसके लिए अगर कोई आदर्श ढूंढा जाए तो वो है सुधा मूर्ति। मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ भी सुधा मूर्ति जी के बारे में आपको पढ़ने का मौका मिले अवश्य पढ़ें, क्योंकि ये एक ऐसी प्रतिभा है जो हमें हमेशा मोटिवेट करती है। उससे कुछ हमें सीखने को, ऐसी तरह से सीखने को मिलता है जैसे हम अपने आप में नवपल्लवित हो जाएं। तो ऐसा एक भव्य व्यक्तित्व, वैसे भारतीय नारियां बहुत ही अपने आप में भव्य होती हैं, जैसे कल्पना चावला वो भी एक माइलस्टोन है, वैसे ही सुधा मूर्ति जी भी आज भी इतनी उम्र में भी वो बहुत एक्टिव है और बहुत ही इंटेलिजेंट है। नए नए टेक्नोलॉजी से वो बहुत ही अच्छी तरह से परिचित हो जाती हैं और अपने आप को सामाजिक सेवा के सेवाधारी के रूप में उन्होंने अपने आप को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रोजेक्ट किया है। तो ऐसे ही एक संनिष्ठ भारतीय नारी के बारे में आज हम बात करेंगे इस पाठ के द्वारा। संकलित है, संकलित यानी कि सभी जगह से थोड़ा थोड़ा जो पोर्शन पाठ का लेते हैं और फिर उसका एक पूरा लेआउट बनाते हैं, उसे संकलित कहते हैं। किसी लेखक का कुछ निजी वर्क नहीं होता, लेकिन जहाँ कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसका संकलन करके, एडिटिंग करके इस लेसन को बनाया गया है। तो मैं तो बहुत ही रोमांचित हूँ आज आपके सामने सुधा मूर्ति जी के बारे में बात करने के लिए, और आपको अवश्य फिर से कहूँगी कि प्लीज़ आप एक दो बार पाठ पढ़ेंगे तो आप भी इनसे बहुत ही प्रभावित होंगी। मैं तो प्रभावित होना ही चाहिए। अच्छे व्यक्तित्व से हमेशा प्रभावित होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के जीवन से जो हमें प्रेरणा मिलती है ना, उसका इनपुट ऐसा होता है कि हम अपने आप में भी बहुत सारे परिवर्तन और बदलाव ला सकते हैं। तो आप जैसे पाठ पढ़ेंगे, सुधा मूर्ति जी का बिगिनिंग कैसा था, स्टूडेंट थी तब वो कैसी थी, फिर कैसे उन्होंने टाटा जैसी कंपनी में, टेल्को कंपनी में अपने आप को प्रस्थापित किया, फिर उसने इन्फोसिस की स्थापना अपने पति नारायण मूर्ति के साथ मिलकर इन्फोसिस की स्थापना की। बहुत बेंगलुरु की बहुत ही नामी कंपनी है इन्फोसिस, और उन्होंने भारतीय आईटी जगत में एक बहुत बड़ा आकाश विद्यार्थियों को दिया है। तो फिर इन्फोसिस के बाद उसने अपना फाउंडेशन शुरू किया, उसकी वो चेयरपर्सन बनी, और कैसे कैसे आयामों से वो गुजरती गई। सिर्फ इंजीनियर न हो के वो अच्छी एक टीचर भी बनी, अच्छी चिकित्सक भी बनी।
अगर इंसान चाहे ना तो एक मुकाम पर आके फिर अपने आप का रूपांतर बहुगामी व्यक्तित्व में कर सकता है। ऐसे विषय वाला ये पाठ है कि कोई एक सेक्टर में जब अपने आप को आप प्रस्थापित कर देते हैं और फिर आप में आगे बढ़ने की जिज्ञासा है और आपको कुछ नया सीखने के नई चीज़ सीखने का आप में जो जज्बा होता है, उस हिसाब से आप खिलते ही जाते हैं। कमल पुष्प में और जैसे गुलाब के पुष्प में बहुत सारी पंखुड़ियाँ होती हैं, वैसे ही कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि वो अपने दायरे से भी ऊपर उठकर, सीमित दायरे से ऊपर उठकर पुष्प की तरह ज़िंदगी भर महकते हैं और उनकी महक से औरों को भी अच्छा लगता है, सुख मिलता है, औरों को भी संतोष मिलता है, औरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया वैसे इस पाठ में सुधा मूर्ति जी के व्यक्तित्व के बारे में उसका पहले का नाम था सुधा कुलकर्णी और उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया था। सभी लड़के थे, सिर्फ एक यही लड़की थी जिन्होंने इंजीनियरिंग में भारतीय विज्ञान संस्थान में दाखिला लिया था और वहाँ उन्होंने इंजीनियरिंग का अभ्यास किया। देखिए, उस ज़माने में जब लड़कियों का एजुकेशन लेना भी ठीक ठाक होता था, उस ज़माने में ऐसी श्रेणी में उन्होंने पसंदगी की जहाँ सिर्फ पुरुषों का अधिकार था, जहाँ कोई महिला एजुकेशन लेना सोच भी नहीं सकती थी। सेम जैसे मैंने आरंभ में आपको बताया, कल्पना चावला भी ऐसी थी ना। हमने कल्पना चावला के बारे में पाठ पढ़े हैं, प्राइमरी सेक्शन में भी आते हैं कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियर में सभी लड़के थे, सिर्फ सभी लड़के थे, एक ही लड़की थी, वो थी कल्पना चावला। 19 लड़के और एक 20वीं जो छात्रा थी वो थी कल्पना चावला। तभी कल्पना चावला ने ऐसा नहीं सोचा था कि कोई लड़कियां वहाँ पढ़ना नहीं चाहती तो मैं कैसे अकेली जाऊँगी, मैं अकेली रह जाऊँगी, मेरी कोई कंपनी नहीं होगी। ऐसा नहीं है। अगर हम चाहे, ठान ले कि हमें ये करना है, तो हम आत्मविश्वास से कर सकते हैं। हमें किसी साथ की और सहारे की हर क्षण किसी की ज़रूरत नहीं होती। अपने आप में ही हम पर्याप्त हैं उस ज़माने में। अभी तो ये ज़माना तो बहुत ही मॉडर्न है, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए तो बहुत सारे अभी तो इतनी फैसिलिटीज़ होती है। अब लड़कियों को पढ़ना या आगे बढ़ना कोई इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि समाज में जागृति आ गई है। ये तो सुधा कुलकर्णी जी, कल्पना चावला उस ज़माने की लेजेंड है, जहाँ पे लड़कियों को घर से बाहर निकलने के बारे में भी 5 बार सोचना पड़ता था। तो उस ज़माने में ऐसे क्षेत्रों में एडमिशन लेके पढ़ना, ये अपने आप में बड़ी हिम्मत की बात है। आत्मविश्वास होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ऐसी नई सोच उसमें और उसके पेरेंट्स में थी। सुधा जी की तो बात हम करेंगे, कल्पना चावला के तो पेरेंट्स भी अनपढ़ थे। वो खेती या ऐसा ही काम करते थे। उसकी माँ भी पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी उसने कल्पना में जो शक्तियाँ थी उसको अपने आप समझ कर उसे आगे बढ़ने दिया। अगर मन में कोई बात ठान लेना तो कोई हमें रोक नहीं सकता। हमें, चाहे हम लड़की हो या चाहे हम लड़का हो, ये बात हमारे मन में गांठ बांध लेनी है कि अगर हमें कोई भी क्षेत्र में, अपने मनपसंद क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो हमें कोई नहीं रोक सकता। और ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं जब हम प्रामाणिक प्रयत्न करते हैं। हाँ, सबसे बड़ी शर्त यह है कि हमारे प्रयत्न प्रामाणिक होने चाहिए। आइए सुधा मूर्ति जी के बारे में बात करते हैं। फिर एक बार उन्होंने कॉलेज में एक नोटिस बोर्ड पर एक टेल्को कंपनी की एडवर्टाइज देखी कि कोई सीनियर इंजीनियर की पोस्ट थी। तो वहाँ से कंपनी ने ऐसे वो मैसेज में लिखा था कि अप्लाई कर सकते हो। एक छोटी लाइन नीचे लिखी थी, महिला उम्मीदवार अर्जी ना करें। अब ये सुधा मूर्ति जी के मन में बैठ गया, क्यों भाई, महिला इंजीनियर हो सकती है तो वो क्यों नहीं कर सकती। अब वो बात उसके मन में इतनी बैठ गई कि उन्होंने टेल्को कंपनी के जनरल मैनेजर को पत्र लिख डाला कि आप अपनी कंपनी में महिलाओं को नहीं ले रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। इतने ऐसे एजुकेशन के संस्थान बनाकर भी आप अभी महिला पुरुष के भेद में मानते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है।
7वें ही दिन उसके पोस्ट कार्ड का जवाब आया, उसको साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। लंबी चौड़ी इंटरव्यू की प्रोसेस चली, कई तरीके से प्रश्न जवाब सुधा कुलकर्णी को पूछे गए। उन्होंने बहुत सही स्मार्टली सभी के आंसर दिए। तो आखिर में वो अधिकारी ने बोला कि यहाँ पे कंपनी में कोई महिला काम नहीं करती, इसलिए हम महिलाओं को नौकरी नहीं देती, यही एक कारण है। तब भी सुधा कुलकर्णी जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कहीं से तो शुरुआत करनी है, क्यों ना मुझसे करें। कभी तो ऐसा समय आएगा कि महिला कर्मचारियों को भी नियुक्त करना पड़ेगा आपको, तो आप मुझसे ही शुरुआत कीजिए। और उस टेल्को कंपनी में वो पहली महिला इंजीनियर थी जिसको टेल्को कंपनी ने बतौर इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया। और वहीं उसके साथ ही इंजीनियर कार्यरत थे टेल्को कंपनी में नारायण मूर्ति। उनके साथ उनकी शादी हुई। 10 साल पति पत्नी ने बहुत ही प्रामाणिक तरीके से टेल्को कंपनी में जॉब की। बाद में नारायण मूर्ति ने बेंगलुरु में अपनी पत्नी, अब सुधा कुलकर्णी सुधा मूर्ति हो गई थी, उनके साथ बेंगलुरु में इन्फोसिस नामक एक आईटी कंपनी शुरू की। और आप सब जानते हैं भारत में आईटी कंपनी का माइलस्टोन इन्फोसिस कहा जाता है। बेंगलुरु में बहुत बड़ा उनका भवन है और बहुत सारी ब्रांचेस पूरे विश्व में है। जब आप बेंगलुरु जाएं तो श्योरली इन्फोसिस की शेयर करें, वहाँ जाके देखें कैसी कार्यरत है कंपनी। फिर बाद में 1996 तक कंपनी ने अभी भी बहुत सारा प्रोग्रेस उनका रहा है और बहुत सारे पैसे हस्बैंड वाइफ ने कमाए। लेकिन क्या किया सुधा मूर्ति जी ने, फिर क्या किया ये सुनिए। उन्होंने अपने पैसे, ये जो इन्फोसिस में से जो बहुत सारे पैसे धन इकट्ठा किए थे, उनमें से इन्फोसिस फाउंडेशन की स्थापना की और उसकी चेयरपर्सन बनी। और फिर सामाजिक सेवा का एक ऐसा प्रवाह शुरू हुआ जो आज तक रुका नहीं। जैसे गंगा नदी, पतित पावन गंगा नदी है ना, वैसे ही दक्षिण के राज्यों में ये जो इन्फोसिस फाउंडेशन की पतित पावन गंगा सुधा मूर्ति जी को माना जाता है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है जिसमें सुधा मूर्ति जी ने सामाजिक कार्य किए। पेज नंबर 20 पर लास्ट जो 4 पैराग्राफ है वो आपको 2 बार पढ़ने हैं। जब आप पढ़ेंगे तब उसके बारे में आपको और मालूमात होगा। अभी वीडियो लेक्चर में तो बहुत सारी लिमिटेशन होती है, इसलिए मैं अगर वो पढ़ूंगी तो और दूसरी बात नहीं हो पाएगी। इसलिए पेज नंबर 20 पर के वैसे तो पूरा पेज 20 बहुत इम्पोर्टेंट है, आप 2-3 बार पढ़ लेना कि कैसे उन्होंने विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था की, शैक्षणिक संस्था में योगदान दिया। जैसे यहाँ पे कुछ गांव के लिखा है कि कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पट्टुमडाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायक तथा उस्मानाबाद जिला उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए। तो आज वहाँ सुधा मूर्ति देवी के रूप में सब उसको बहुत ही सम्मान देते हैं और पूरा इंडिया उस पर गर्व करता है। तो मैं तो आपको ये पाठ के अंत में यही समझाऊंगी कि अपने शिक्षा, अपने धन, समाज में अपना स्थान और हमारी जो अचीवमेंट्स है ना, वो एक लेवल पर अगर हमें मिल जाए, फिर संतोष से हमें उस परिस्थिति में अच्छी तरीके से समाज की सेवा करनी चाहिए। समाज हमें देता भी है और समाज को हमें देना भी चाहिए, लेकिन शर्त है आप शिक्षित हो, शर्त है आप अपने आप में माइलस्टोन हो, शर्त ये है आप अपने आप में कमल की तरह विकसित हो। तभी जैसे फूल अपने आप में संपूर्ण विकसित हो जाता है, फिर अपनी खुशबू औरों को देता है, फिर उसमें से फ्रूट्स भी बनते हैं, फिर उसमें फ्रूट में बीज बनता है, फिर वो बीज बोया जाता है, फिर से वो वृक्ष बनता है। तो एक ऐसी प्रोसेस है समाज की। हमें सबसे पहले अपने आप में कुछ बनना है, फिर हमारे परिवार के लिए कुछ बनाना है, फिर अपने लिए कुछ बनाना है, फिर समाज के लिए योगदान देना है। सभी इंसान का जीवन एक वृक्ष की माफक होता है। बीज में से अंकुर निकलता है, छोटा सा ऐसा वृक्ष, छोटा धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर उसमें फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, छाया आती है, फिर वो फ्रूट्स
औरों को देता है। उस फ्रूट में से बीज निकलते हैं, वो बीज फिर से ज़मीन में पड़ते हैं, फिर वहाँ से वृक्ष हो जाता है। तो ऐसा ही हमारा व्यक्तित्व है। हमें अपने आप में तैयार होना है, अचीव करना है, संग्रहित करना है, फिर समाज को देना है। ओके, इसी अच्छे विचार के साथ आज का मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। टिल देन गुड बाय, धन्यवाद।